हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 12th के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग उत्पादन तथा लागत नामक पाठ के परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे उत्पत्ति समता नियम का, कि उत्पत्ति समता नियम क्या होता है और उत्पत्ति समता नियम की मान्यताएँ क्या होती हैं। देखिए, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में तीन नियम आते हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति समता नियम और इसके बाद जो है उत्पत्ति ह्रास नियम को पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं कि उत्पत्ति समता नियम क्या होता है। देखिए, अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन की मात्रा को जब लगातार बढ़ाया जाता है तब उत्पत्ति वृद्धि की अवस्था के बाद उत्पत्ति समता की अवस्था प्राप्त होती है। ध्यान सुनिएगा, अल्पकाल में जो है जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा को लगातार बढ़ाया जाता है तो पहले उत्पत्ति वृद्धि जो है का नियम लागू होता है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि होती है। उसके बाद जो है उत्पत्ति समता की अवस्था प्राप्त होती है, अर्थात उत्पत्ति समता का मतलब क्या होता है कि जितना हम साधनों को बढ़ाएंगे उतना उत्पादन, जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उस अनुपात में उत्पादन प्राप्त होगा। देखिए, जब उत्पादन की मात्रा उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में साधन बढ़ाए जाते हैं तब जो है उसमें उत्पत्ति समता नियम लागू माना जाता है। सीधे अर्थों में ये समझिए कि अल्पकाल में जो उत्पादक होता है वो क्या करता है कि परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाता है। तो शुरू में क्या होता है कि बहुत सारे कारणों के कारण उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, अर्थात जितना वो उत्पादन की साधन की मात्रा को बढ़ाएगा उससे कहीं ज़्यादा जो है उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन कुछ समय बाद जो है जब अनुकूलतम संयोग भंग हो जाता है, साधनों का जब अनुकूलतम संयोग भंग हो जाता है तब जो है वह उत्पत्ति वृद्धि नियम रुक जाता है। फिर उत्पत्ति समता नियम लागू होता है, अर्थात उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाएगा उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इसे ही उत्पत्ति समता नियम बोलते हैं। आप चाहें तो इसको नोट डाउन करना चाह रहे हो तो इस तरह नोट डाउन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रिटन फॉर्म भी उपलब्ध करा दिया है कि जब उत्पादन की मात्रा उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में साधन बढ़ाए जाते हैं तब उस समय उत्पत्ति समता नियम लागू माना जाता है। भाई, इस चार्ट के द्वारा जो है उत्पत्ति समता नियम को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक तालिका दी गई है, यहाँ पर लिखा है कुल व सीमांत उत्पादन। ठीक, इधर देखिए लिखा है साधनों की इकाइयाँ। साधनों का यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 में प्रयोग हो रही हैं। इधर लिखा है कुल उत्पादन, ये टन में है। ठीक है, कुल उत्पादन टन में है। फिर सीमांत उत्पादन भी टन में है और औसत उत्पादन भी टन में है। अब यहाँ पर देखिए साधनों की इकाइयाँ, जब एक परिवर्तनशील साधन की जब एक इकाई लगाई जाती है तो कुल उत्पादन कितना हो रहा है? कुल उत्पादन हो रहा है 150। कुल उत्पादन 150 हो रहा है तो सीमांत उत्पादन भी 150 ही हो रहा है, क्योंकि ये एक जो है अंतिम इकाई है, अभी जो है अंतिम इकाई है। और औसत उत्पादन भी कितना होगा? 150 होगा, क्योंकि 150 में जब एक का भाग देंगे तो 150 ही आएगा। जब कुल उत्पादन में औसत उत्पादन कैसे प्राप्त होता है? औसत उत्पादन जो है कुल उत्पादन बटे साधनों की इकाइयाँ। ठीक है, तो यहाँ औसत उत्पादन 150 में एक का भाग देंगे तो 150 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए साधन की 2 इकाइयाँ लगाई जा रही हैं तो कुल उत्पादन कितना हो जा रहा है? 300 हो रहा है। दो इकाई लगा देने से कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, कितना हो रहा है? 300। तो अब यहाँ पर सीमांत उत्पादन कितना हो गया? आप जानते हैं कि एक इकाई बढ़ाने पर जो उत्पादन प्राप्त होता है वही सीमांत उत्पादन होता है। तो पहले अब 300 हो गया तो उसके पहली इकाई को घटा देंगे, इसके पहले वाली इकाई घटा देंगे तो सीमांत उत्पादन मालूम हो जाएगा। तो 300 में से जब 150 घटाएंगे तो कितना आएगा? 150 आएगा। और औसत उत्पादन भी 150 होगा। क्यों होगा? क्योंकि कुल उत्पादन यहाँ पर कितना हो रहा है? दूसरी इकाई लगाने पर 300 हो रहा है। तो 300 में जब साधन की इकाइयों को भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 300 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 150 आएगा, मतलब 150 आएगा। तो औसत उत्पादन 150 है। अब ये देखिए जब तीसरी इकाई लगा रहे हैं तो कुल उत्पादन में वृद्धि कितनी हो रही है? कुल उत्पादन हो जा रहा है 450। तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? तो 450 में से जब 300 घटाएंगे तो यहाँ देखिए 150 आएगा। 150 सीमांत उत्पादन हुआ और औसत उत्पादन कितना हुआ? 150 हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि 450 में जब हम 3 का भाग डिवाइड करेंगे तो 450 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? वो 150 ही आएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ पर जो है 150 ही आएगा। देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड किया है, ये देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3 आएगा, तो 4 में से 3 गया 1 बचा, तो 5 को हम नीचे उतारेंगे, 3 5 जो है 15 हो जाएगा, तो 15 सब
5 भी कट गया, ए भी कट गया, 0 उतारेंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ा करके छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट इकाई को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 इकाई, 4 साधन की 4 इकाइयाँ लगाई जा रही हैं। ये परिवर्तनशील साधन है। तो 600 कुल उत्पादन कितना हो रहा है? 600। तो सीमांत उत्पादन कितना हुआ? जब 600 में से 450 घटाएंगे तो कितना आएगा? 150 आएगा। तो औसत उत्पादन कितना हुआ? औसत उत्पादन भी 150 ही होगा। क्यों? क्योंकि जब 600 में, जब हम 600 में 4 का भाग देंगे, जब हम जो है 600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यहाँ 4 एकम 4 हो गया, यहाँ 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20 और फिर 0, 185 आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हम 5 इकाई बढ़ा रहे हैं, परिवर्तनशील साधन की 5 इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं, तो कुल उत्पादन कितना हो जा रहा है? 750। तो और सीमांत उत्पादन कितना होगा? तो 750 में से जब 600 निकालेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 150 आएगा। और यहाँ पर औसत उत्पादन भी 150 होगा। कैसे होगा? क्योंकि जब हम 750 में 5 का भाग दे देंगे तो 150 आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा 25, 50 25, 50 0 आएगा, तो 150। अब यहाँ पर ज़रा हम एक चीज़ नोटिस करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीमांत उत्पादन कितना है? 150, 150, 150, 150, 150। क्योंकि उत्पादन की मात्रा कितनी बढ़ाई जा रही है? 1 2 1 1 बढ़ा है, 3 4 5, तो उसी अनुपात में कि सीमांत उत्पादन भी बढ़ा है, 150 ही है। जिस अनुपात में साधन की इकाइयाँ बढ़ाई जा रही हैं उसी अनुपात में सीमांत उत्पादन भी बढ़ा है। और यहाँ पर औसत उत्पादन भी सेम है। तो उत्पत्ति समता नियम में स्टूडेंट्स यहाँ पर सीमांत उत्पादन बराबर होता है किसके? औसत उत्पादन के। देखिए यहाँ पर है ना, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन हर इकाई पर जो है, हर परिवर्तनशील इकाई पर वो सेम ही है। तो उत्पत्ति समता नियम में औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बराबर होता है, अर्थात AP बराबर MP होता है। यहाँ पर इसको फिगर्स के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर OY एक्सिस पर उत्पादकता दी गई है और OX एक्सिस पर परिवर्तनशील साधन दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सीधी लाइन है, हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर देखिए औसत उत्पादन बराबर है किसके? सीमांत उत्पादन की। अभी हम लोगों ने उत्पत्ति समता नियम में औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर होता है, अभी हम लोगों ने देखा था इसमें। देखिए यहाँ पर है ना, ये औसत उत्पादन जो है सीमांत उत्पादन के बराबर है। इधर 150 है, सब इधर भी 150 ही है। और इधर देखिए, इधर है OI एक्सिस पर औसत और सीमांत लागत है और इधर परिवर्तनशील साधन। अब यहाँ पर देखिए, इसमें औसत जो एवरेज कास्ट होती है वो मार्जिनल कास्ट के बराबर है, मतलब औसत लागत सीमांत लागत के बराबर है। तो 2 चीज़ें याद रखने लायक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उत्पत्ति समता नियम में जो है औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर होता है और औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होता है। ये जो है ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है। अब ये समझते हैं कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के बारे में आधुनिक विचारधारा क्या कहती है। देखिए, उत्पत्तिहास नियम की व्याख्या आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा अधिक विस्तृत रूप में की गई। यह नियम जो है केवल कृषि क्षेत्र में लागू न होकर उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। यह नियम जो है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, यह जो केवल कृषि क्षेत्र में लागू नहीं होता बल्कि उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री जो है उत्पत्तिहास नियम को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वह केवल उत्पत्तिहास नियम को ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। वह मानते हैं कि मूलतया जो है उत्पत्ति का एक ही नियम है। देखिए, वैसे तो उत्पत्ति के 3 नियम होते हैं, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि उत्पत्ति का मूलतया एक ही नियम है और वह है उत्पत्तिहास नियम। इसका कारण यह है कि प्रत्येक उद्योग में उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम तो केवल थोड़े समय के लिए ही क्रियाशील होते हैं तथा अंत में वे जो है उत्पत्तिहास नियम ही क्रियाशील होता है। प्रत्येक उद्योग में जो है उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम ये केवल थोड़े समय के लिए क्रियाशील होते हैं, अंत में जो है उत्पत्तिहास नियम ही क्रियाशील होता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम ये जो है उत्पत्तिहास नियम की ही जो है ये अस्थायी अवस्थाएं हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम उत्पत्तिहास नियम की अस्थायी अवस्थाएं हैं, क्योंकि अंत में जो है उत्पत्तिहास नियम ही क्रियाशील होता है और ये दोनों जो है केवल अल्पकाल के लिए होते हैं। अब ये समझते हैं कि उत्पादन की मुख्य बातें क्या है इसमें, या इस सिद्धांत की मुख्य बातें कि इसमें क्या हैं।
देखिए, इसमें पहला ये है कि उत्पादन के किसी भी साधन को स्थिर रखा जा सकता है। ध्यान सुनिएगा, उत्पादन के किसी भी साधन को स्थिर रखा जा सकता है, जैसे कृषि में भूमि को तथा उद्योगों में पूंजी अथवा मशीन को स्थिर रखा जा सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसकी मुख्य बातें हैं इस सिद्धांत की कि उत्पादन के किसी भी साधन को स्थिर रखा जा सकता है, जैसे कृषि में भूमि को स्थिर रखा जा सकता है तथा उद्योगों में पूंजी अथवा मशीन को स्थिर रखा जा सकता है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि कुल उत्पादन बढ़ेगा, कुल उत्पादन तो बढ़ेगा, यद्यपि वृद्धि की दर एक सी नहीं होगी। कुल उत्पादन बढ़ेगा लेकिन वृद्धि की दर एक जैसी नहीं होगी। तीसरी प्रमुख बात है कि औसत उत्पत्ति तथा सीमांत उत्पत्ति पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तीसरी प्रमुख बात इसकी है कि जो औसत उत्पत्ति है तथा सीमांत उत्पत्ति है पहले तो बढ़ेगी फिर घटेगी, क्योंकि पहले उत्पत्ति वृद्धि नियम, फिर उत्पत्ति समता नियम और लास्ट में क्रियाशील होगा क्या, उत्पत्ति ह्रास नियम। अब ये समझ लेते हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, तो इससे पहला है कि यह मान लिया जाता है कि संगठन, उत्पादन विधि व प्राविधिक ज्ञान, मतलब टेक्निकल नॉलेज, प्राविधिक ज्ञान इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, इसकी मान्यताएं हैं, ये मान्यताओं का मतलब होता है उत्पत्ति समता नियम तभी क्रियाशील होगा जब उसकी मान्यताएं लागू होंगी, तभी क्रियाशील होगा। तो इसके संगठन में उत्पादन की विधि में किस विधि से उत्पादन किया जा रहा है और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा क्या है, इस नियम का संबंध उत्पादन की भौतिक मात्रा से है, न कि उत्पादित वस्तुओं के मूल्य से। ध्यान देखिएगा, इस नियम का संबंध क्या है, उत्पादन की भौतिक मात्रा से, कि हम जो उत्पादन के साधन का प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद कितना उत्पादन प्राप्त है उसकी मात्रा से है, न कि उसकी कीमतों से। उससे कीमतों से इसका कोई संबंध नहीं है। थर्ड है कि यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के साधनों को कम से कम परिवर्तनशील साधनों की छोटी छोटी समान इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। इसकी यह भी मान्यता है कि उत्पादन के साधनों को कम से कम परिवर्तनशील साधनों की छोटी छोटी समान इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। फोर्थ है इसमें कि परिवर्तनशील संसाधनों की सभी इकाइयाँ एक समान कार्य कुशल होती हैं। यहाँ पर समान नहीं रहेगा, एक समान रहेगा, यहाँ पे करेक्शन हो गया। तो इसमें कह रहा है कि परिवर्तनशील संसाधनों की सभी इकाइयाँ जो है वह एक समान कार्य कुशल मानी जाती है, मतलब उनकी कार्य करने की क्षमता एक जैसी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा उत्पादन समता नियम क्या होता है और उत्पादन समता नियम की प्रमुख बातें क्या हैं और उत्पादन समता नियम की मान्यताएं क्या हैं, उसको मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया है। और उन सब और वे मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने, ताकि आप नोट्स बनाना चाहें तो उसको आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।